नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक। यह है बैंक वैन रॉबरी का पार्ट 3। अब आगे। इंस्पेक्टर अपने भारी भरकम शरीर के साथ एक कुर्सी पर पसरा बैठा था। विमल ने देखा, वह 50 से ऊपर आयु का हिष्ट पुष्ट व्यक्ति था। उसके चेहरे पर राजपूतों जैसी उमेट हुई बड़ी बड़ी अधपकी मूछें थी और उसकी बड़ी बड़ी विकराल सी लगने वाली आंखों में गुलाबी डोरे शायद हर वक्त मौजूद रहते थे। मोटरसाइकिल ठीक हो गई साहब, विमल ने उसे बताया। ओह अच्छा, शुक्रिया। फिर उसने अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। कितने पैसे हुए? अजी साहब, विमल खिसे निपोरता हुआ बोला, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। फिर भी हुजूर, कोई बात तो हो। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। कतई कुछ नहीं किया? जी हाँ। वह तो अब कर लो। जी, मैंने कहा है कि अगर पहले कुछ नहीं किया है तो अब कर लो। मैं आपका मतलब नहीं समझा साहब, विमल सशंक स्वर में बोला। तुम्हारे मुंह पर कालिख लगी हुई है, जाओ जरा मुंह धो आओ। साहब, यह तो धंधा ही ऐसा है, इसमें तो 24 घंटे ही मुंह पर कालिख लगी रहती है। मुंह पर कालिख लगी होनी बुरी बात होती है बेटा। शरीफ लोगों के मुंह कालिख नहीं लगी होनी चाहिए। जाओ जाकर अच्छी तरह मुंह धोकर आओ। लेकिन जनाब, सुना नहीं तुमने? इंस्पेक्टर कर्कश स्वर में बोला। अच्छी बात है, विमल बोला। उसके कानों में खतरे की घंटी बजने लगी थी। वह केबिन से बाहर निकल आया और गैरेज के अहाते की पिछली दीवार के साथ लगे पानी के नल की तरफ बढ़ा। तीरथ सिंह अभी भी गायब था। ऐन मौके पर पता नहीं कहाँ मर गया था वह नल के समीप पहुंचा। वहाँ अहाते की दीवार 6-7 फुट से ज़्यादा ऊंची नहीं थी। वह उसे बड़ी सहूलियत से फांदकर वहाँ से फूट सकता था। उसका दिल गवाही दे रहा था कि उसके तुरंत वहाँ से खिसक जाने में ही उसका कल्याण था। उसने सावधानी से घूमकर ऑफिस की तरफ देखा। इंस्पेक्टर ऑफिस की चौखट पर खड़ा एकटक उसे देख रहा था। उसका दायां हाथ बेल्ट के साथ बंधे होल्स्टर में रखी रिवॉल्वर को टटोल रहा था। धन करतार, विमल एक गहरी सांस लेता हुआ होठों पे बुदबुदाया। उसे नल खोला, अपना मुंह धोया, जेब में से एक मैला सा कपड़ा निकालकर मुंह को रगड़ कर पोंछा और फिर वापस लौटा। उसे लौटता देखकर इंस्पेक्टर चौखट से हट गया। विमल जब कमरे में पहुंचा तो उसने इंस्पेक्टर को यथास्थान कुर्सी पर बैठा पाया। अब तो मैं शरीफ आदमी लग रहा हूँ साहब, विमल तनिक व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। हाँ, बहुत ज़्यादा। इंस्पेक्टर बड़ी गौर से उसके धुले हुए चेहरे का मुआयना करता हुआ। बैठ जाओ। विमल एक स्टूल पर बैठ गया। वह चिंतित जरूर था लेकिन भयभीत नहीं था। अपनी गर्दिश की जिंदगी में बहुत पहले यह बात उसकी समझ में आ चुकी थी कि भयभीत होने से कोई फायदा नहीं होता था। वह तो उधार की जिंदगी जी रहा था। उसके गुनाहों की फेरिस्त इतनी लंबी हो चुकी थी कि उसने जब भी पकड़े जाना था सीधे फांसी पर जाकर लटकना था। इतनी बड़ी दुनिया थी, उसे कोई भी इश्तिहारी मुजरिम के रूप में पहचान सकता था। कभी भी कोई भी उसकी गिरफ्तारी की वजह बन सकता था। फिर उस पुलिस इंस्पेक्टर से क्या डरना। इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से अखबार की एक कटिंग निकालकर उसके सामने रख दी। कटिंग में 3-3 की कतारों में 12 आदमियों की सूरतें छपी हुई थी। हर तस्वीर के नीचे एक नाम लिखा था। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, फरार। सबसे नीचे वाले करतार में दाईं और कोने की तस्वीर के नीचे लिखा था, सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल। 19 अगस्त 1972 को ये
12 आदमी इलाहाबाद की सेंट्रल जेल से फरार हो गए थे। इंस्पेक्टर बोला, तुम इसमें से किसी को पहचानते हो? नहीं, विमल सहज भाव से बोला। इतनी जल्दी जवाब मत दो, तस्वीरों को गौर से देखो, विशेष रूप से सबसे नीचे दाएं कोने में छपी सिख नौजवान की तस्वीर को। बंदा परवर, आप यहाँ मोटरसाइकिल ठीक कराने आए थे या इश्तिहारी मुजरिमों की शिनाख्त करवाने? बको मत, जो पूछा जाए उसका जवाब दो। अच्छा। इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से एक और कटिंग निकाली और बोला, अब यह तस्वीर देखो। उस कटिंग में केवल एक तस्वीर छपी थी। उस तस्वीर में छपी सूरत काफ़ी हद तक उसकी वर्तमान सूरत थी। केवल दो अंतर थे। एक तो उस तस्वीर में वह कुछ दुबला लग रहा था और दूसरे उसमें उसने अपनी सुनहरी फ्रेम वाला चश्मा लगाया हुआ था। उसकी वह तस्वीर पुलिस द्वारा तब खींची गई थी जब वह दिल्ली में यूनियन बैंक की डकैती के बाद सुंदर नगर वाले फ्लैट में गिरफ्तार हो गया था और सीधा तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। तस्वीर के नीचे लिखा था, यह आदमी कत्ल और सशस्त्र डकैती का अपराधी है। इसे गिरफ्तार करवाने वाले को दिल्ली पुलिस की तरफ से नगद 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। वाहेगुरु सच्चे पातशाह, विमल मन ही मन बोला। कहने की जरूरत नहीं थी कि उसके सामने बैठे इंस्पेक्टर पर उसकी हकीकत खुल चुकी थी, लेकिन यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वह उसे पहचान गया था तो वह उसके साथ चूहे बिल्ली का खेल क्यों खेल रहा था? वह उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा था? दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी। ऐसे में कोई छोटे बड़े इनामों की घोषणा बम्बई, मद्रास, पंजाब और गोवा की पुलिस भी कर चुकी थी। सब इनामों की सामूहिक रकम को कोई 40,000 के लगभग थी। उसके सामने बैठा इंस्पेक्टर उस वक्त बड़े ठाठ से 40,000 का इनाम हासिल करने की स्थिति में था, लेकिन फिर भी अभी उसने मुंह से यह नहीं कहा था कि वह उसे पहचान गया था और ना ही उसने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। क्या भेद था? मैं इस तस्वीर को नहीं पहचानता, प्रत्यक्षतः विमल बोला। गौर से देखो, इंस्पेक्टर बोला, सिर्फ चश्मे का फ्रेम फर्क है। खेल खत्म। मैं इस तस्वीर को नहीं पहचानता, विमल बोला। यह तो एक बड़े खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम की तस्वीर है। होगी, मैं नहीं पहचानता। मैं तुम्हें इसके कारनामों की फेहरिस्त पढ़कर सुनाता हूँ, तब शायद पहचान जाओ। इंस्पेक्टर बोला। उसने अपनी जेब से एक तह किया हुआ कागज और एक चश्मा निकाला। उसने कागज खोला, नाक पर चश्मा लगाया और उसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर के ढंग से पढ़ने लगा। नाम सरदार सिंह सोहल, इलाहाबाद, एरिक जॉनसन नामक उर्फ उस फर्म से 50,000 रुपये का गबन किया जहाँ की वह अकाउंटेंट था। अपनी बीवी सुरजीत कौर की अकाट्य शहादत के बाद के दम पर 21 दिसंबर 1970 को 2 साल की कैद की सज़ा पाई। 19 अगस्त 1972 को जबकि उसकी सज़ा के 4 महीने बाकी रह गए थे, जेल में लगी आग से मची अपराधी में अन्य कैदी के साथ जेल से फरार हो गया और अपने सर्वनाश की दास्तान की हाहाकारी शुरुआत कर बैठा। विमल ने मन ही मन दोहराया, बाकी भगौड़े तो लंबी लंबी सजाएं पाए कैदी थे, पेशेवर मुजरिम थे, लेकिन वह तो निर्दोष होते हुए भी सज़ा पा गया था। गबन की रकम उसकी बीवी का यार कंपनी का मैनेजर ज्ञान प्रकाश डोगरा खा गया था और सज़ा उसे हो गई थी। और फिर उसकी सज़ा के केवल 4 महीने बाकी थे। उसे क्या ज़रूरत थी जेल से भागने की? काश जेल से फरार होते समय उसकी अक्ल पर पत्थर न पड़ गए होते। अगर उस रोज़ वह जेल से ना भागा होता तो आज एक खूनी, एक डकैती ना होता, एक इश्तिहारी मुजरिम ना होता, दर दर की ठोकरें खाने वाला एक
आवारागर्द कुत्ता ना होता। इलाहाबाद से भागकर वह बम्बई पहुंचा। इंस्पेक्टर कह रहा था, वहाँ दाढ़ी मूछ और केस कटवाकर विमल खन्ना बन गया, इसलिए बहुत तलाश के बावजूद पुलिस की गिरफ्त में न आ सका। बम्बई में कुछ अरसा जुहू में स्थित गोकुलदास एस्टेट के मालिक सेठ गोकुलदास की नौकरी की। 8 अगस्त 1972 को एक बड़े कीमती सच्चे मोती के हार के लालच में लेडी शांता गोकुलदास की हत्या की और सेठ गोकुलदास की ही मोटर बोट पर बम्बई से फरार हो गया। विमल के चेहरे पर उदासी छा गई। वह उसके सर्वनाश की दास्तान का पहला अध्याय था। हत्या उसने हर हार के लालच में नहीं की थी, बल्कि इसलिए की थी क्योंकि लेडी शांता गोकुलदास नाम की डायन अपने पति अपाहिज सेठ गोकुलदास की करोड़ों की जायदाद हत्याने की खातिर उसकी हत्या करने वाली थी और उसकी फूल जैसी कोमल और कसीन बेटी मधुर को बस्को जैसे शैतान के हवाले करके उसे पहले बलात्कार और फिर हत्या का शिकार बनाने वाली थी। अपाहिज बाप और निरीह बेटी को उसके भयंकर अंजाम से बचाने का उसके पास एक ही तरीका था कि वह लेडी शांता गोकुलदास नामक उस चुड़ैल की लीला समाप्त कर देता। दूसरों का सर्वनाश होने से बचाने के लिए वह अपना सर्वनाश कर बैठा था।